चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका, एनडीए में शामिल होंगे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, क्या औपचारिक ऐलान। बता दें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी जल्द ही एनडीए में शामिल होंगे। सोमवार को उन्होंने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया है। जयंत चौधरी ने कहा कि हमने सभी विधायकों से बातचीत करके ये फैसला लिया है। जयंत चौधरी ने कहा इस फैसले के पीछे कोई बड़ी प्लानिंग नहीं थी, हमें परिस्थितियों के कारण थोड़े ही समय में ये फैसला लेना पड़ा। हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा गया है। ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और किसान समुदाय के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। आरएलडी प्रमुख के एनडीए में शामिल होने के पहले से कयास लगाए जा रहे थे। इसको लेकर कई खबरें भी सामने आई थी। हालांकि जब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा गया उसके बाद जयंत चौधरी ने इसको लेकर संकेत पहले ही दे दिए थे। भाजपा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि अब कोई कसर नहीं रह गई है, मैं अपने सवालों को किस मुंह से इनकार करूं। अब जयंत चौधरी ने इसका औपचारिक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने एनडीए के साथ जाने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक आरएलडी और भाजपा के बीच लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। आगामी चुनाव में आरएलडी पश्चिमी यूपी के 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा राज्यसभा में भी उसे 1 सीट ऑफर की गई है। इतना ही नहीं, एक विधायक को योगी कैबिनेट में जगह देने की भी बात पक्की मानी जा रही है। बता दें कि पहले आरएलडी इंडिया गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ रही थी। खबरें थी कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आरएलडी को 7 और कांग्रेस को 11 सीटें ऑफर की थी, जिस पर जयंत चौधरी खुश नहीं थे। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकल से ग्लोबल हुआ भारत का यूपीआई, इन देशों में हो रहा है इस्तेमाल। अब तक कुछ ऐसा रहा सफर। बता दें कि यूपीआई बीते सालों में ऐसा भारतीय इनोवेशन रहा है जिसने वैश्विक स्तर पर सुर्खियां बटोरी है। आज भारत में गांव से लेकर शहरों में रुपये के लेन देन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में अब यूपीआई को यूज कर पाएंगे। फ्रांस के बाद अब पड़ोसी देश श्रीलंका और मॉरिशस में यूजर्स यूपीआई के जरिए ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। भारत ने साल 2016 में डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन यूपीआई को पेश किया था, जिसका संचालन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई करता है। इस सर्विस ने रुपये के ऑनलाइन लेन देन को काफी आसान बना दिया है। मिथुन चक्रवर्ती के प्रशंसकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अभिनेता को अस्पताल से मिली छुट्टी। बता दें कि हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सोमवार को दोपहर को इस अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अभिनेता कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे और इनका इलाज चल रहा था। इससे पहले खबर आई थी कि अभिनेता की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है और उन्हें जल्द छुट्टी मिल जाएगी। वहीं अब फैंस के लिए खुशखबरी सामने आ रही है। अभिनेता को आज ही यानी 12 फरवरी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। साथ ही उनके सेहत की जानकारी भी फैंस के साथ साझा की गई है। दरअसल शनिवार 10 फरवरी की सुबह मिथुन चक्रवर्ती के सीने में दर्द हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां पर डॉक्टरों की निगरानी में मिथुन का इलाज चला। अस्पताल ने मिथुन के स्वास्थ्य के बारे में बयान जारी करते हुए बताया था कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एमआरआई समेत कई जांच किए। इससे पहले दिन में वरिष्ठ डॉक्टरों और चिकित्सकों ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी साझा की थी। कतर जेल से रिहा 8 में से 7 पूर्व नौसैनिक पहुंचे भारत, कहा पीएम मोदी के बिना यह संभव नहीं था। बता दें कि भारतीय नौसेना के 8 दिग्गजों को रिहा कर दिया गया है, जिनकी कतर में मौत की सजा को बदलकर बढ़ा दिया गया था। सरकार ने बड़े फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उनमें से 7 पहले ही भारत वापस आ चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए डेहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है। उनमें से 8 में से 7 भारत लौट आए। हम कतर राज्य के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं ताकि उन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी सक्षम बनाया जा सके। सरकार ने आज सोमवार 12 फरवरी की सुबह कहा कि कतर में मौत की सजा को जेल की सजा में तब्दील करने वाले भारतीय नौसेना के 8 दिग्गजों को रिहा कर दिया है। उनमें से 7 मध्य पूर्व देश में 18 महीने से जेल में रहने के बाद पहले ही भारत वापस आ चुके हैं। कतर से लौटने पर नौसेना के एक अनुभवी ने कहा कि हम बहुत खुश हैं कि हम सुरक्षित रूप से भारत वापस आ गए। निश्चित रूप से हम पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि ये केवल उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप के कारण संभव हो पाया।
बिग बॉस विनर एल्विश यादव ने रेस्टोरेंट में आदमी को मारा थप्पड़, वीडियो हुआ वायरल। बता दें कि एल्विश यादव ने रविवार रात जयपुर के एक रेस्टोरेंट में एक शख्स को थप्पड़ मार दिया। इसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हुए एक वीडियो में बिग बॉस OTT 2 विजेता को एक रेस्तरां में साथी मेहमानों के साथ विवाद करते देखा गया। वीडियो में दिखाया गया कि गुस्से में एल्विश ने एक आदमी को थप्पड़ मारा और बाहर निकल गया। जब उस व्यक्ति ने पलटवार किया तो एल्विश बहस करने के लिए वापस आया। हालांकि उसके दोस्तों ने रोक दिया और रेस्तरां से बाहर ले गए। वीडियो वायरल होने के बाद एल्विश ने अपने कार्यों का बचाव करते हुए एक ऑडियो बयान जारी किया। एल्विश ने दावा किया कि उसने उस व्यक्ति को थप्पड़ मारा क्योंकि उसने स्टार को गालियां दी। वीडियो में एल्विश ने कहा, भाई देखो ये बात ये है ना, मुझे शौक है लड़ाई का, न मेरे को हाथ उठाने का शौक है। मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैं चलता हूँ नॉर्मल। और जो फोटो खिंचवाने को कहता है हम आराम से फोटो खींचते हैं, पर जो कोई पीछे से कमेंट पास करता है उन्हें बख्शते नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ पुलिस और कमांडो थे। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ गलत किया, ये व्यक्तिगत था। उन्होंने मुझ पर व्यक्तिगत कटाक्ष किया, मैंने स्वयं जाकर उन्हें थप्पड़ मारा, मुझे कोई पछतावा नहीं है, ऐसा ही हूं मैं। उन्होंने गालियां दी और मैं अपने अंदाज में प्रतिक्रिया दी। हरियाणा से लेकर दिल्ली तक हाई अलर्ट, फतेहगढ़ साहिब हाईवे पर रात गुजारेंगे किसान, जानिए कैसा है माहौल। पंजाब से किसान संगठनों के 13 फरवरी को दिल्ली चलो विरोध मार्च में हिस्सा ले रहे किसान राजधानी दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। ऐसे में पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर पुलिस बल की भारी तैनाती है। वहीं दिल्ली बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट पर पुलिस तैनात है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा से लेकर दिल्ली तक भारी पुलिस अमला मुस्तैद है। बॉर्डर इलाके को सील कर दिया गया है। पंजाब से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार किसान दिल्ली की ओर बढ़ चुके हैं। ऐसे में दिल्ली और हरियाणा में पुलिस प्रशासन की तैयारी है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। फार्मासिस्ट सहित 1896 पदों पर निकली भर्ती, कल से शुरू हो रहा आवेदन, ऐसे करें अप्लाई। बता दें कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSSB ने फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर और अन्य कई पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी से शुरू होगी और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 13 मार्च है। इच्छुक उम्मीदवार DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट dssb.delhi.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने फिर भेजा समन, जाने क्या है मनी लॉन्ड्रिंग केस, जिसमें क्या तलब। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को एक बार फिर से समन भेजा है। 86 वर्षीय अब्दुल्ला को पिछले महीने ईडी ने तलब किया गया था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर वो श्रीनगर स्थित एजेंसी के ऑफिस में उपस्थित नहीं हुए थे। वहीं अब एक बार फिर एजेंसी ने पूछताछ के लिए फारूक अब्दुल्ला को समन भेजा है। उन्हें मंगलवार को 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूरा मामला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। फारूक अब्दुल्ला झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के बाद तीसरे विपक्षी नेता जिन्हें लोकसभा चुनाव से पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बता दें कि बार न आने के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ईडी ने फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया है। इस मामले में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से संबंधित धन की कथित हेराफेरी शामिल है, जिसे स्पष्ट रूप से एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित विभिन्न लोगों के व्यक्तिगत बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया था। यूपी, बिहार और झारखंड में गिरेंगे ओले, इन राज्यों में होगी हल्की बारिश, जाने क्या है दिल्ली का हाल। बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों का वेदर को लेकर अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग ने इन 4 दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा इसको लेकर जानकारी दी है। 13 से लेकर 15 फरवरी तक के मौसम को लेकर अपडेट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 से लेकर 15 फरवरी के बीच उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में शीतलहर, हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड को लेकर भी अपडेट जारी किया गया है। IMD के मुताबिक यूपी झारखंड में भी ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि 13 फरवरी को हल्की गरज के साथ बारिश हो सकती है, जिससे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी शीतलहर चल सकती है। शीतलहर चलने से लोगों को अधिक ठंडा का सामना करना पड़ सकता है। इन राज्यों में हल्की बारिश भी हो सकती है।